हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन जो कि अपने बर्फबारी के लिए फेमस है। जी हाँ, मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ धनौल्टी का। तो अगर आप भी इस बार धनौल्टी आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप धनौल्टी तक कैसे पहुँचे, यहाँ आने के बाद आपको होटल कहाँ लेना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ खाने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जिसे आपको अपने ट्रिप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटी हैं जो आप कर सकते हैं एंड लास्ट में मैं आपको एक टोटल ऑन एन एवरेज बजट के बारे में भी बता दूंगी ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप धनौल्टी तक कैसे पहुँचे। तो धनौल्टी आने के लिए आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं या फिर बाई बसेस भी आ सकते हैं। और अगर आप पास के कहीं शहर से आ रहे हैं तो आप अपनी व्हीकल से भी आ सकते हैं। अगर मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो देहरादून में है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देहरादून में आपको मिलेगा और जो बसेस चलती है धनौल्टी के लिए वो भी आपको देहरादून से मिलेंगी। तो मतलब आपको पहले देहरादून आना होगा, उसके बाद ही आप धनौल्टी आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन धनौल्टी पहुँचने का बताने वाली हूँ और वो ये कि आप अपने शहर से अपनी सुविधा अनुसार चाहे बाई फ्लाइट आओ, बाई ट्रेन आओ, बाई बस आओ, आप पहले देहरादून आइए। उसके बाद देहरादून से आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हैं या फिर रेंट पे आप बाइक ले लीजिए और उसकी मदद से आप धनौल्टी आइए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धनौल्टी जब आप देहरादून से धनौल्टी आओगे ना तो जो रास्ते का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो उस खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए आप धनौल्टी पहुँचिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक बार आप धनौल्टी पहुँच गए तो यहाँ पे स्टे कहाँ करें। धनौल्टी एक पॉपुलर हिल स्टेशन है तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए कई सारे होटल मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट भी हैं। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को कैंपिंग का शौक होता है तो यहाँ पे कैंपिंग की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन जब आप स्नोफॉल के टाइम पे आए तो अवॉइड करें कैंपिंग करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। कुछ होटल्स के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि अगर आप भी धनौल्टी आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उन नंबर्स पे कॉल करके अपनी प्री बुकिंग कर ले। क्योंकि जब आप स्नोफॉल या फिर कोई भी पीक सीजन में आएंगे ना तो होटल बहुत सारी जो रहती हैं वो पहले से ही फुल रहती हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद असुविधा ना हो इसलिए आप पहले कॉल करके अपनी बुकिंग करा लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि धनौल्टी में फूडिंग्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चाहे आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस होटल में रुके हुए होते हैं ना तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो वही आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था करवा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप धनौल्टी में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसको मस्ट विजिट करना चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है माता सुरकंडा देवी का मंदिर। और अभी हम आ पहुँचे हैं सुरकंडा देवी के मंदिर में। सी द व्यू, ये है मंदिर। इतनी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। जब आप स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ पे आइएगा तो ये पूरा जो मंदिर है वो स्नो से कवर्ड रहता है और इनफैक्ट यहाँ ट्रैकिंग करके आया जाता है तो पूरा रास्ता भी स्नो से कवर्ड रहता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो बहुत सावधानी के साथ आएँ और अपने साथ स्नो बूट लेके ज़रूर आएँ क्योंकि रास्ता जो है बहुत फिसलन भरा हो जाता है स्नोफॉल होने के कारण। और यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो स्नो पे फिसल भी जाते हैं जिनसे उन्हें चोट भी लगती है। उठ जाओ भाई।
पटना में हैवी स्नोफॉल हुई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये ट्री है, देख सकते हो पूरा ये जो ट्री है इस पर स्नो फैला हुआ है। बहुत अच्छी व्यू है एंड वी आर एंजॉयिंग हियर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जहां आपको जाना चाहिए वो है इको तो पार्क। अभी हम लोग फिलहाल इको पार्क आए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया है। सो दिस इज द पार्किंग एरिया जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। एंड ये पेड़ देखो, हाइट इनकी। ये मतलब धनौल्टी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जहाँ आपको कोई भी फन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे तो उसके खैर अलग चार्जेस है। ये देखो इको पार्क के बाहर ही आपको छोटे छोटे कई सारे ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे जहां से खाने पीने की भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पास में एक छोटा सा पार्क है जहां बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो इको पार्क के अंदर ही आप एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन एक और जगह मैं आपको बता देती हूँ धनौल्टी में ही, जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और ये धनौल्टी जाने के रास्ते में ही लव एडवेंचर करके मेन रोड पे ही है। रोड के किनारे आपको ये दिखेगा, यहाँ नंबर भी मेंशन्ड है। आप चाहे तो इस पे कॉल करके इनसे बात भी कर सकते हैं। और ये कुछ यहाँ का ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो मतलब जैसे आप रोड से क्रॉस करोगे ना तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। अगर मैं प्रॉपर धनौल्टी की बात करूं तो यहाँ पे तो घूमने की कम ही जगह है। लोग जनरली धनौल्टी इसीलिए आते हैं क्योंकि देहरादून से धनौल्टी आने का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है। उस रास्ते के व्यू को एंजॉय करने के लिए लोग धनौल्टी आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिकमेंडेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप धनौल्टी आए, यहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पे स्थित है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम, जिसका नाम है टिहरी डैम। तो जब आप कभी भी धनौल्टी आए तो यहाँ आने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे आप बोटिंग भी ट्राई कर सकते हैं और भी वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ जो होती है वो ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ये आप वुडन हट्स दिख रहे हैं ना, इसमें भी आप रुक सकते हैं। हालांकि इसका नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये जो हट्स है ना वो ऑलमोस्ट फुल ही रहते हैं। तो जब आप यहाँ आए तो अपनी प्रायर बुकिंग करा के आए, ताकि आपको यहाँ रुकने में असुविधा ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं बजट का, कि अगर आप भी धनौल्टी आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका कितना बजट होना चाहिए। वैसे लोग जो देहरादून या फिर आसपास की जगहों से हैं वो तो दिन को आते हैं और शाम तक धनौल्टी घूम के वापस चले जाते हैं, तो वैसे लोगों का तो खर्च 1000 से 1500 रुपये ही होता है। लेकिन जो लोग थोड़े दूर से आ रहे हैं उनको मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप 2500 का बजट रखिए, मतलब 2500 पर डे के हिसाब से यहाँ खर्च हो सकता है। और अगर आप टिहरी डैम भी जाते हैं तो आपका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाके अगर आप हट में रुकते हैं तो उसके चार्जेज आपको अलग से देने होंगे। तो फिर भी आप 2500 से लेकर 3000 का ही बजट रखिए, और इतने में पर डे के हिसाब से अगर आप कैरी कीजिएगा तो सुविधा होगी आपको। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो आपके लिए यूजफुल हुई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा है वो आपके लिए यूजफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी धनौल्टी आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।